Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we have started second chapter of biology. The name of the chapter is Solving a Biological Problem. इस चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में कि किस तरह से कोई अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने उसके मेन स्टेप्स पढ़े थे। कौन कौन से स्टेप्स थे, रिकॉल करें ज़रा उनको। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, और एट दी एंड हम लोगों ने समराइजेशन और रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट के बारे में पढ़ा। और फिर ये सारे स्टेप्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने मलेरिया को एज आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो आज का लेक्चर है बेसिकली ये प्रीवियस लेक्चर्स की ही कॉन्टीन्यूटी है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो मलेरिया है इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द टू इटालियन वर्ड्स, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। ये एक ऐसी बीमारी थी, इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट ने कि इसमें इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर हम लोग थोड़ा सा उसका आइडिया ले लें, तो उसका थोड़ा व्यू ले लें, तो हम लोगों ने उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो मलेरिया है इसका ट्रीटमेंट पहले नहीं होता था, तो लोगों की डेथ होती थी मलेरिया की वजह से, क्योंकि मलेरिया की स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं थी, इसकी प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं थी। तो कुछ साल पहले तक मलेरिया जो है ये एक बहुत वबा की तरह ख़तरनाक बीमारी थी। उसके बाद जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक जो था, एक हमारे पास ट्री था, उस ट्री का नाम था क्वीना। उस ट्री की जो बार्क थी उसके अंदर उसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी कम होती गई, उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, कुछ जो दयानतदार नहीं थे, ऐसे हमारे पास ताजिर थे। ये जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे ये क्या करते थे, इन लोगों ने जो क्यूना की जगह पे सिनकोना को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये जो इनकी डिसऑनेस्टी थी ना, वो मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। किस तरह से? क्योंकि जिन लोगों ने सिनकोना की ब्रांचेस को, उसकी जो बाग्स हैं, उसको एज अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया लेना स्टार्ट किया था, मलेरिया की मेडिसिन के तौर पे लेना स्टार्ट किया था, वो लोग जल्दी क्योर हो रहे थे, उनको जल्दी अल्लाह ताला सेहत याब कर रहा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, और ये लास्ट पॉइंट था कि जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया को ट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी जो प्रॉपर रीज़न थी ना, वो नहीं पता चली थी अभी तक कि मलेरिया होता क्यों है। तो आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट सम डिजीज़ आर काज्ड बाय टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट डिस्कवरी it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganisms. अच्छा, अब कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि ये पता चला लोगों को कि जो कुछ बीमारियां हैं वो कुछ छोटी मखलूक़ात, टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। टीनी मतलब टाइनी भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, टीनी भी करते हैं। इट मीन्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो जानदार हैं। कहा गया है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, सम डिजीज़ आर काज्ड बाय टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटी छोटी जो जिंदा जानदार हैं उनकी वजह से होती हैं। उसके बाद जब ये डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद लोगों का ये पुख्ता इरादा बन गया, लोगों का इरादा नहीं, हम लोग पुख्ता यकीन कह सकते हैं। लोगों को इस बात का प्रॉपर यकीन हो गया कि जो मलेरिया है वो भी किसी इस तरह की छोटी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। अब क्या हुआ, 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लेविरन। क्या नाम था? लेविरन। 1878 में ना इसने मलेरिया की जो काज है, जो मलेरिया की वजह है, उसको तलाश करना स्टार्ट किया। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्राम अ मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। He noticed some tiny creatures, but it was not believed by other scientists. 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेविरन। उसने मलेरिया की वजह को दरियाफ्त करना चाहा। उसने इस मकसद के लिए क्या किया, उसने एक मलेरिया का पेशेंट जो था, मलेरिया का मरीज़, उसका ब्लड लिया,
एंड एग्जामिन्ड, और उसका बिल्कुल उसको प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। और ब्लड के अंदर उसने क्या चीज़ देखी, उसने कहा कि ब्लड के अंदर कोई छोटी छोटी मखलूक है, कुछ छोटे छोटे जिंदा जानदार हैं। लेकिन किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। 2 years लेटर, 2 साल बाद, पहले कौन सा ईयर था, हमने बात की 1878 की, तो अब 2 साल बाद जो सन है वो चेंज हो जाएगा ना। अब हमारे पास सन था 1880 में एक अदर फिजिशियन था। फिजिशियन मैं पहले ये बता चुकी हूँ आपको कि फिजिशियन किसी भी ऐसे डॉक्टर को कहते हैं जो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करता है। साथ ही सेम डिस्कवरी 1880 में भी ना किसी एक दूसरे फिजिशियन ने भी ना सेम डिस्कवरी देखी। उसने भी मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है वो लिया, और ब्लड को लेने के बाद उसने सेम चीज़ ऑब्जर्व की। 3 years आफ्टर द डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के 3 साल बाद 1883 में, अब क्या कौन सा ईयर आ चुका है हमारे पास, 1883, द सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व्ड फॉर द थर्ड टाइम। 1883 में तीसरी दफ़ा सेम क्रिएचर, सेम टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व किया गया, और तब 1883 में उस टीनी जो क्रिएचर थी या टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनको क्या नाम दिया गया था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सिंगुलर को कहते हैं, और अगर हम लोग इसमें यहाँ पे प्लूरल इसके देखें, इसका जो जमा की बात करें तो प्लाज्मोडिया होगा। क्या होगा, प्लाज्मोडिया। इसकी सिंगुलर है प्लाज्मोडियम, और इसका प्लूरल जो है वो होगा प्लाज्मोडिया। तो तब फिर लोगों ने, जो फिजिशियंस थे, 3 दफ़ा ये किए टेस्ट उन्होंने। पहली दफ़ा 1878 में फिजिशियन, आर्मी फिजिशियन ने सबसे पहले टेस्ट किया था एक मलेरिया ब्लड का सैंपल लेके। तो उसने कहा था कि ये जो मलेरिया है उसके जो मरीज़ है उसके ब्लड के अंदर टाइनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने उसका यकीन ना किया। 2 साल बाद 1880 में एक और फिजिशियन था, उसने भी सेम डिस्कवरी की। 3 साल बाद 1883 में एक और कोई साइंटिस्ट था, उसका नाम तो नहीं बताया गया अब, लेकिन उसने भी सेम ऑर्गेनिजम्स देखे, और उसने उन ऑर्गेनिजम्स को नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। इसने कहा था कि वो प्लाज्मोडियम वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ना तब मलेरिया के से रिलेटेड उन्होंने सबसे पहले, अब यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ है। कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ है, रिकॉल करें ज़रा। हमारा किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। किस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया है उन्होंने कहा है कि एक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। बीमारी कौन सी है, मलेरिया। अब ये रिकॉग्निशन के बाद सेकंड स्टेप कौन सा होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस का। अब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या उन्होंने की थी, जो सबसे पहली हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि जो गंदे जोहड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है उनका और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, क्यूनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग दी मलेरिया, कि मलेरिया की जो बीमारी है इसको इलाज करने के लिए क्यूनीन जो है ये बहुत एक मुअस्सर दवा है। जो हमारे पास इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन इसकी आती है वो है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया। मैंने पहले बताया ना कि कुछ लोगों ने जब जोहड़ का गंदा पानी पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो इससे ये बात साबित हो गई थी कि गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। तो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी उस टाइम पे, कि जो मार्शिस का डर्टी वाटर है उसको ड्रिंक करने से मलेरिया नहीं होता। और लास्ट और जो फोर्थ हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, यानी कि जो मलेरिया के मरीज़ हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया है। ये प्लाज्मोडियम हमें 3 दफ़ा टेस्ट करने के बाद, 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला था। पहले वो लोग बस यही कह रहे थे कि कोई भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइम जब 1880 में बात की तो साइंटिस्ट ने यही सेम बात की थी, और 1883 में इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इसको नाम दिया गया था प्लाज्मोडियम का। तो हम लोगों ने 4 ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ होता है। नंबर 2, क्यूनीन जो है ये मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मुअस्सर दवा है। नंबर 3, कि जो गंदा पानी है उसकी वजह से, उसके पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। और नंबर 4, जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है।
ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारा जो थर्ड वाला स्टेप होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस, यानी कि मफरूज़ा बनाना। कोई भी एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। कोई भी एक स्टेटमेंट देना। तो क्या स्टेटमेंट दी, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशन को देख के एक स्टेटमेंट दी गई, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज जो जिस साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दिया था उसको ये यकीन नहीं था कि उसका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन उसको ये ख्याल था कि दैट मे बी ट्रू, और अगर ये ट्रू था तो उसको देख के हम लोग वहाँ से कुछ डिडक्ट कर सकते हैं, हम लोग डिडक्शंस बना सकते हैं। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू एंड मेक्स डिडक्शंस। लेकिन उसका ख्याल था कि ये बात जो है, ये मैंने जो बात की है वो सच साबित होगी और इससे हम लोग डिडक्शंस बना लेंगे। तो हाइपोथेसिस के बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, डिडक्शंस बनाते हैं। वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज, ये जो ऊपर हाइपोथेसिस दिया गया है इसको देख के हम लोग एक चीज़ डिडक्ट कर सकते थे। डिडक्शंस में बेटा हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते थे ना, कौन सी चीज़ें थी, इफ़ और देन। अब डिडक्शन क्या बनी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, देन, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इफ़, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ देन। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की तो जो हर वो मरीज़ जो मलेरिया का मरीज़ है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशंस को देख के एक हाइपोथेसिस बना। हाइपोथेसिस क्या था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, और जो ये हाइपोथेसिस था इसकी बुनियाद पे हम लोगों ने जो डिडक्शंस बनाई वो कौन सी थी, कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट जो डिडक्शंस के बाद हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम लोग तजर्बा करके अपनी जो बात है उसको प्रूव करते हैं। टू ग्रुप्स आर सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो ग्रुप्स जो थे वो बनाए गए। पहला ग्रुप कौन सा था, कंट्रोल ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है। कंट्रोल ग्रुप हमारे पास वो होता है जिसके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास वो होता है जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके साथ हम लोगों ने अपने रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना होता है। वो रिज़ल्ट्स जो हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उस पर तजर्बा करने से मिले हैं, उन रिज़ल्ट्स को हम लोग कंट्रोल ग्रुप के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो है वो उसको देखते हैं। तो ब्लड और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया गया था कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, कि 100 लोगों का ब्लड लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब 200 लोग थे, 200 में से 100 लोग वो थे जो मलेरिया के पेशेंट थे, और 100 लोग वो थे जो कि हेल्दी लोग थे। अब 100 लोगों का जो ब्लड सैंपल है ये वो लोग हैं जिनको मलेरिया हो चुका है, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया गया, देखा गया, और जो हेल्दी लोग थे 100 लोग उनके ब्लड सैंपल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। अच्छा, अब हमारे रिज़ल्ट क्या मिला, ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैज़ प्लाज्मोडियम in their blood while 7 out of 100 healthy persons also has plasmodium in their blood। अच्छा, अब क्या हुआ कि हर वो पेशेंट जो मलेरिया का पेशेंट था उसके हर बंदे के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो हमने हेल्दी लोगों का हेल्दी जो पर्सन्स थे उनका ब्लड लिया हुआ था उनमें से भी 100 में से 7 लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं था। रिज़ल्ट हमें क्या मिला, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। तो ग्रुप बनाने के बाद 100 लोग वो लिए कंट्रोल ग्रुप वाले हेल्दी पर्सन, और 100 लोग थे जो इन्फेक्टेड थे, जो मलेरियल पेशेंट थे। मलेरियल पेशेंट के ब्लड को भी सैंपल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, और जो हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड सैंपल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया।
अब जो मलेरियल पेशेंट थे उनकी तो 100% डैम श्योर थे कि उन सब के सब जो ब्लड सैंपल्स थे उनके अंदर से क्या निकला था, प्लाज्मोडियम उनके ब्लड के अंदर मौजूद था। लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे ना, उनमें से भी 7 ऐसे थे कि जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था लेकिन उनको मलेरिया नहीं था। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर मलेरिया उनको नहीं था, अगर उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था तो उनको मलेरिया क्यों नहीं था? तो उसकी रीज़न ये है कि प्लाज्मोडियम तो उनके ब्लड के अंदर मौजूद था लेकिन वो अपनी इंक्यूबेशन पीरियड में था, अभी वो बिल्कुल डिवेलपिंग स्टेज में था, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ था। प्लाज्मोडियम उस स्टेज तक नहीं पहुंचा था जिस स्टेज में जाके वो लोगों को इन्फेक्ट करता है और वो बुखार उनको करवाता है, अभी वो अपनी इनिशियल स्टेजेस पर था। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो वाजिया होगी, एक बात प्रूफ होगी। कौन सी बात? कि इट वाज प्रूव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। जो हम लोगों ने बात अपनी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट की थी कि मार्शी एरियाज़ वाली, जो मैंने आपसे बात की कि मार्शी एरियाज़ और जो मलेरिया इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। सेकेंडली हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि क्यूनीन जो है ये इफ़ेक्टिव ड्रग है। थर्डली हम लोगों ने कहा था कि जो मार्शिस का डर्टी वाटर है उसको पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। चौथे नंबर पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया था। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम लोगों ने हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस में ये कहा कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है इज़ द काज ऑफ मलेरिया। डिडक्शंस में फिर हम लोगों ने ये बात की कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो हर जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये कहा कि जो हमारे पास 100 लोग वो थे जिनका जो हेल्दी थे और 100 लोग वो थे जो मलेरिया के पेशेंट थे। जब हम लोगों ने उनका ब्लड सैंपल देखा तो हमें ये बात साबित होगी कि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे उनमें भी 7 लोग ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम तो मौजूद था लेकिन उनको मलेरिया नहीं था। तो वो क्यों नहीं था? क्योंकि वो मलेरिया उस टाइम पे जो प्लाज्मोडियम है वो उस टाइम पे अपनी इंक्यूबेशन पीरियड में था। तो हमारी एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होगी कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के खून के अंदर किस तरह से शामिल होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।